अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जनाब आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज ख़ास एपिसोड जो है वो हो रही है। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, पहले आपको वो बताती चलूँ जनाब, हम लोग मौजूद हैं हवेली बारूद खाना में। और उस पर मौजूद होने की वजह भी आपको मैं बताती चलूँ, जैसे कि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर के हवाले से, इकबाल डे के हवाले से आज हम स्पेशली यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अपनी मुलाकात एक बड़ी ख़ास शख्सियत से भी कराने वाले हैं। पहले तो जनाब आप सबको इकबाल डे बहुत मुबारक। और सिर्फ हम इस हद तक बात नहीं करेंगे कि हम इकबाल डे पे इकबाल के हवाले से थोड़ी बहुत बात कर ली, गुफ्तगू कर ली, और अपनी चीज़ों को हम सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं रखेंगे जनाब। जब तक हम जो भी कॉन्सेप्ट है, जो इकबाल ने हमें कॉन्सेप्ट दिया, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में और इम्प्लीमेंट करके उनका कोई नताइज नहीं निकलेंगे, तब तक उसको कोई फ़ायदा नहीं। सो जनाब इधर मौजूद होने की वजह ये है कि यहाँ पे आज एक स्पेशल शख्सियत से हम मिलेंगे, साथ ही साथ हवेली बारूद खाना जो है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे भी। और साथ ही साथ जनाब हम आपको इकबाल डे के हवाले से बता भी रहे होंगे, अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री के हवाले से भी आज हम तज़किरा करेंगे। और आज हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे बात हम हमेशा बात तो करते हैं लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, इस हवाले से भी आज हम बात कर रहे होंगे। और इकबाल ने जो भी हमें फ़लसफ़े दिए, उन फ़लसफ़ों के हवाले से बात करेंगे। फ़लसफ़े तो दे दिए नौजवान नस्ल को, इकबाल का शाहीन भी कह दिया, खुदी का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, लेकिन सिर्फ चीज़ें यहाँ बात करने की हद तक क्यों रह गई हैं जनाब। सो उससे ऊपर की जो चीज़ है उसके वाले से भी हम बात कर रहे होंगे। आइए चलते हैं जनाब और आपकी मुलाकात अपने आज के ख़ास मेहमान से कराते हैं। जनाब हमारे साथ आज हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मियाँ यूसुफ़ सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं। वैसे तो डेफिनेटली किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपसे इंट्रोडक्शन कराते चलूँ। जनाब मियाँ यूसुफ़ सलाहुद्दीन साहब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के नवासे हैं और जावेद इकबाल साहब के भांजे हैं। साथ में ही रियली हैज़ पोलिटिकल स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल बैकग्राउंड, उसके साथ साथ सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो जनाब कल्चर को संभाल के रखने में और उसको प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। अगर हम उनके ख़ास प्रोग्राम की बात करें विरसा की, जो कि पीटीवी पे नशर होता रहा है, उसने एक बड़ा अहम किरदार इस तरह से अदा किया कि पाकिस्तान का बहुत सारा टैलेंट जो है वो उस प्रोग्राम से निकल कर आया है। डेफिनेटली आज इन सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होंगे। मैं आज सर को शो में वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो विरसा हेरिटेज है जी जी वो पीटीवी पे अभी भी हो रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, अभी भी नशर हो रहा है। It's now been almost 13 years 13 years and it's still an ongoing program. सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सर हम विरसे से ही शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा विरसे के बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि कब आपने इसको स्टार्ट किया और किस बेस पे आपने ये इसको स्टार्ट किया। बेटा ये जो विरसा जो हेरिटेज प्रोग्राम है तो ये एक प्रोग्राम विच इज टू डू विद म्यूजिक। एब्सोल्युटली। बट बेसिकली मेरा जो थिंकिंग है या मेरा जो मिशन है, इट इज़ नॉट जस्ट द म्यूजिक। ठीक है। म्यूजिक एंड टेलीविज़न इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट जिसको मैंने यूज़ किया कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं जिनको उनके स्कूलों में और कॉलेजों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी तालीम जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिलती, ठीक है, वो उन तक पहुंचाना। और ये सिर्फ इसमें इकबाल शनासी आपको मिलेगी, गालिब शनासी मिलेगी, इसमें कायदे आज़म के ऊपर वीडियोज़, अल्लामा इकबाल के कलाम पे वीडियोज़, फ़ातिमा जना, मोहतरमा फ़ातिमा जना के ऊपर कलाम और वीडियोज़, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़, और पाकिस्तान की तहरीक के ऊपर बहुत सी चीज़ें, और म्यूज़िक ऑफ कोर्स जो है उसमें, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, उसमें सूफियाना कलाम है, उसमें नात है, उसमें हर चीज़ मैंने इसमें की है। और उसका मकसद बेसिकली ये है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो शनाख्त है एज पाकिस्तानीज़, वो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को उसके बारे में कम पता है। बिल्कुल सो उसको उस चीज़ से उनको रूशनास करवाना, और इसीलिए मैंने सिर्फ जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है पाकिस्तान टेलीविज़न, उसके साथ ही मैंने अपना ये तमाम काम शुरू किया, और अल्लाह के फजल से अब तक जारी है। अभी हाँ इंशाल्लाह आज के दिन 9 नवंबर को आप देखेंगे एक नया प्रोग्राम अल्लामा इकबाल के कलाम पे किया है, वो आज शाम को पीटीवी पे वो भी चलेगा। ठीक है सर। सबसे पहले तो वी आर सो थैंकफुल टू दिस कि आप
ये जो हमारा कल्चर है और हमारी जो बेसिकली सकाफत है उसको आप संभाल के भी रख रहे हैं, विरसा के थ्रू आप इसको आगे लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। सर अगर हम जनरली देखें तो आपके अलावा कुछ और लोग या उस तरह से काम नहीं कर रहे इन चीज़ों पे, जिस तरह से हम इकबाल कलाम ही कह लें, अगर हम अगली नस्ल को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उस तरह से नहीं काम किया जा रहा, तो उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब सिर्फ आप ही हैं जिसको आगे लेकर आ रहे हैं? नहीं, काम तो हर हुकूमत के इदारे हैं, वो इकबाल एकेडमी है, फिर वो बहुत सख्त वो काम करते हैं। हर साल जो लोग लिखते हैं कोई ना कोई किताबें अलामा की ज़िंदगी के ऊपर या उनकी फ़िलासफ़ी के ऊपर या उनकी शायरी के ऊपर, वो छपती हैं। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि इकबाल जो है उसको प्रमोट करना और इकबाल की थिंकिंग, देखें शायरी तो इकबाल भी ये फरमाते हैं कि शायरी तो मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मेरे से अच्छी उर्दू तो गालिब की है या उनकी शायरी मेरे से बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मैं अपनी कौम को अपनी जो मैसेज है मैं किस तरह लेके जाऊँ। जिस तरह मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि मैं जो मैसेज है वो चाहे इकबाल का हो या कायद का हो या जो भी चीज़ है उसको पहुंचाने के लिए यही रास्ता है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि आज हर घर के अंदर एक टेलीविज़न है। एक टेलीविज़न, बिल्कुल। सो आप इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और एज ए मीडिया उसको पॉजिटिवली आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतरी होगी। आप अगर उसमें कोई उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी उसमें, ये तो बड़ी सीधी बात है। तो ये अलामा साहब ने जिस तरह फरमाया कि, लेकिन बात यह है कि अलामा साहब की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उस पे ध्यान देना चाहिए। वो अब हुकूमतों के लिए मुश्किल होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो आप देखें कि उस लेवल पे जाना या उस चीज़ को आगे लेके आना कि जबकि सिचुएशन जो है वो एडवर्स ही होती है। जी बिल्कुल ऐसे है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी अलामा इकबाल और कायद के जो अफकार हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बहुत इंटरेस्टेड है और वो हर वक्त ज़िक्र भी करते हैं कायद का भी और इकबाल का भी, तो उससे एक नेचुरल एक असर होता है कि नीचे कम से कम स्कूलों में कॉलेजेस में हमारे अफसरान जो हैं, हम अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से कि हर जगह अलामा इकबाल के ऊपर प्रोग्राम भी हो रहे हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, बात ये बनेगी कि जब तक आप उनकी उनका जो मैसेज जो है उसको आप नीचे नहीं लेके आएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा इस मुल्क में ग्रेजुएट हो उसके कोर्स के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स हैं जो उन्होंने अपनी PhD के वक्त जो लिखे थे, उनका पढ़ना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कौमें ही हैं जो अब जब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है हमारे मुल्क में कि किसी ने नेशन बिल्डिंग नहीं की, हमने नहीं सोचा कि हमने अपने नौजवानों को सिर्फ तालीम इज़ नॉट एवरीथिंग, तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है, बिल्कुल अदब सीखना भी ज़रूरी है, अदब सीखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम में नहीं रही। हमारे बच्चों को या हमारे नौजवानों को वो ला इल्म है इन चीज़ों से। जी सर। क्योंकि अब स्कूलों में कोई किसी स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी में कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो हमारे अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स नेशन बना दिया गया कि अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोल सकते, तो आप पढ़े लिखे नहीं लगेंगे, अगर आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप पेंडू लगेंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे वो मीडिया के थ्रू हमारे बच्चों में या नौजवानों में डाली जा रही हैं। उसका इलाज सिर्फ ये है कि जब जो एजुकेशन है, उनकी जो सिलेबस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर पे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं जमात तक से शुरू से ही जो बच्चों को तरबियत जो मिले वो यकसां हो सारे पाकिस्तान में, हर स्कूल में हर बच्चे के लिए यकसां वो तालीम हो, तो फिर उससे कोई चेंज आएगा, कोई बेहतरी आएगी। और क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमें अब मसलन करप्शन है, जी हम बुरा ही नहीं समझते उसको, कोई मतलब कि वो कोई जो मर्जी कोई कहे,
उसको कोई बुरा समझा ही नहीं जाता। और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो तो बिल्कुल मेरा मतलब है इस चीज़ से ऐसे सर हल्के फुल्के रिश्वत दे दी, झूठ बोले, हाँ नॉर्मल कोई चीजें नहीं, सारी। बस इम्तिहान पास करवा हाँ दिया जी इस तरह बिल्कुल, करके, एब्सोल्युटली सर। इट्स इट्स वेरी इजी, यू नो, दे थिंक कि ये तो बड़ी नॉर्मल। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता, इस तरह की वहाँ तो किसी की करप्शन, किसी पॉलिटिशियन की ख़ास तौर पे 10-10 पाउंड की गलती पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैड टू रिज़ाइन। किसी मिनिस्टर ने गलती से अपना जो उसका जो ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड होता है वो हाँ उसने जी। अपनी कोई टैक्सी पर गलती से लगा दी, उस गलती के ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ा। उस पे रिजाइन करना इस पड़ेगा। तरह मतलब कि इतने स्ट्रिक्ट ये सारा सेटअप बिल्कुल है ऐसी है। और वेस्ट सर में। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है सर। अब यहाँ पे दो चीज़ों के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ये कि जैसे घरों में आपने कहा कि तालीम तो हम दे रहे हैं स्कूल्स के थ्रू, तरबियत नहीं हो रही। तो ये जो एक चीज़ है जिसमें हम अदब लेकर आए हर घर में, इकबाल को पढ़ा जाए, गालिब को पढ़ा जाए, ये किस तरह से किया जा सकता है? एक तो आपने मेंशन कर दिया जैसे हम स्कूल्स में एक सिस्टम कर सकते हैं, घरों में हमारे ये सिस्टम क्यों नहीं है? क्यों ना करे ना, ये आपके जी। जितने ये 36 जो हाँ जी। 50 जो टेलीविजन चैनल्स हैं जी जी जो सिर्फ पैसा ही बना रहे हैं, उनको के अलावा उनको काम ही कोई नहीं है ऐसी और, है। तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली है सर। सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये करें ना, व्हाई डोंट दे हैव कि यू नो कि इनके लिए क्या मुश्किल है कि कोई हर 1 घंटा जो है वो लिटरेचर के ऊपर कर दें या किसी अदबी चीज़ पे कर दें या अपने कल्चर पे कर दें। ठीक, सिर्फ वही मेरा मतलब है कि कोई बैंड बूंड ला के बजा दिए और सारा वो एक सिस्टम कर दिया, वही एक वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ एक अप्रोच हर चीज़ की। तो जब तक ये माहौल, अब देखें ना, एक ड्रामा है यहाँ, जी सब कहते थे कि जी यहाँ वो ये चलता नहीं है जी, जब भी होता है जी मीटिंग्स में कि नहीं जी बड़ा मुश्किल है जी वो। ऑल्टरनेट अगर आप कोई देंगे, एक ऑल्टरनेट डेफिनेटली ड्रामा है तो पीटीवी चल पड़ा है उससे, आप ये सोचें ऐसी है सर, कि ऐसी है। पीटीवी पीटीवी चल जिसको पड़ा। लोग भूल गए थे, और वो क्योंकि पीटीवी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक आला चीज़, यू नो, कि उस स्टैंडर्ड की है जहाँ, स्टैंडर्ड के और एब्सोल्युटली। आप वो देखिए उसका असर हो रहा है नौजवानों के ऊपर। अब मैं कई बच्चे देखता हूँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हाथ, अदब से हाथ यहाँ रखते हाथ हैं। रखते हैं। छोटी सी बातें हैं ये, यही बिल्कुल चीज़ें ऐसी होती है, हैं जो बिल्कुल आपको ऐसी है। आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप इंटरेस्ट। और ये हो मैं जाता है। समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अच्छी सोच थी, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा था ये अच्छा प्रोग्राम। अच्छा। जब शुरू में इसका लिंक तो वो देखते रहे, तो फिर एक दिन आई वाज विद हिम, तो मुझे वो ही सेड दैट, मेरे माइंड में भी यही बात थी, बट बिफोर आई कुड से ही सेड आई थिंक वी शुड पुट दिस ऑन टीवी। फिर दूसरे दिन देन वी हैड अनदर मीटिंग इन हिज ऑफिस, द एमडी पीटीवी वाज आस्क्ड एंड द चेयरमैन एंड एवरीबॉडी, वी ऑल सैट टुगेदर एंड द मिनिस्टर एंड इट वाज डिसाइडेड कि अब ये हम करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन मैं समझता हूँ कि ये पीटीवी की इसमें बात कि इनकी जो डबिंग थी वो फैंटास्टिक है, वो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और अब भी हालांकि वो एक दूसरा प्रोग्राम जो है उसका जो उस्मान वो एक चैनल चला रहा है, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स डबिंग उसका वो डिफरेंस है। इम्पैक्ट नहीं हो सका, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी उसका है नहीं सर। हो सका सर फिर impact। तो हमें आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हर बंदे को ये ड्रामा दिखा दिया सर। चूंकि आज का दिन बड़ा खास है, 9 नवंबर के हवाले से थोड़ा सा अलामा इकबाल सर के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। चूंकि आप डेफिनेटली उनकी फैमिली से हैं, तो उनकी अगर कोई बचपन की यादें आप उनसे मैं तो उनके मेरी वालदा 7 साल की थी जब वो जब फौत हो उनकी डेथ गई, बिल्कुल ऐसी तो है सर। आप मुझे कोई तो याद कहानियाँ नहीं है कोई कहानियाँ कहाँ से सुनते हो किसी से आसपास से? कहानियाँ उनकी बिल्कुल जो मेरी वालदा को याद है वो बहुत ही घर में, क्योंकि मेरी वालदा जो थी उनकी फेवरेट चाइल्ड थी, तो ये तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हमने जो चीज़ वालिद से मांगनी होती थी तो वो मुनीरा के थ्रू हम उनको मुनीरा के कहते थ्रू थे कहते कि तुम ये जाके कुछ चीज़ मांगो, अच्छा। तो उनको इजाज़त मिल जानी है किसी चीज़ की, जो भी इस तरह होता था। और अलामा साहब एक लास्ट ईयर्स तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइफ में सादगी आ गई, तहमत पहननी, तहमत के ऊपर बनियान पहननी नहीं गर्मियों में, और ज़्यादा वो बॉदर नहीं करते थे। ही डाइड वेरी यंग, यानी 50s में ही वो फौत हो गए थे। तो मसलन एक वाक़या जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए अलामा से, he was almost, I think it was a few months or some time before he died. जी। तो वो उन्होंने अलामा से ये कहा कि
कि देखिए हम तो आपको लीडर मानते हैं। दोनों कश्मीरी भी थे हाँ जी। और दोनों पंडित भी थे। सो एक उनकी एक नेचुरली एक बहुत पंडित जी जो थे बड़ी इज्जत करते थे लामा साहब। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की बात उनसे की कि हम तो आपको लीडर समझते हैं, और कायद के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो इज़ डिफरेंट ये। तो लामा ने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुद उनका एक अदना सा सिपाही हूँ। उधर ही बात को ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह के वाक़यात हैं। जब कायद आज़म उनसे मिलने आए लास्ट टाइम, तो डॉक्टर जुवैद इकबाल से कहा उन्होंने कि तुम अपनी ऑटोग्राफ किताब लेके आना और साफ़ सुथरे कपड़े नहा धो के पहन के तुमने सामने आना, एक मेहमान आ रहे हैं। तो वहाँ पहुँचे अपनी ऑटोग्राफ बुक लेके, तो उन्होंने ऑटोग्राफ का कहना है, अभी ऑटोग्राफ सर। उन्होंने ऑटोग्राफ दी और साथ उसको पूछा कि सो उन्होंने कहा डू यू राइट पोइट्री? तो उन्होंने कहा नो सर। अच्छा। तो फिर कायद ने उनसे कहा कि सो देन व्हाट विल यू बी व्हेन यू ग्रो अप? तो चुप कह रहे, मैं चुप हो गए। मैं मुझसे कोई बकूँ, इतना वो रौबदार उनकी शख्सियत। तो कहते हैं मैं चुप हो गया, मैं कोई जवाब ना बना मेरे पास। तो अलामा साहब ने कहा that he is looking at you to tell him what he should be। यानी कि इतना फेथ था कायद के ऊपर, इतना फेथ था कायद पे अलामा को। तो बस इस तरह के वाक़यात। दैट इज़ ग्रेट सर। सर चूँकि आप विरसा डेफिनेटली आपका एक बेहतरीन प्रोग्राम से आप कंपोजिशन कर रहे होते हैं, इकबाल की भी कंपोजिशन कर रहे होते हैं, दूसरी अगर शायरा की भी कर रहे हो सर, अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है इकबाल की शायरी में और बाकी जो दीगर शायरा हैं, बाकी दीगर जो लिखने वाले हैं? देखिए शायरी हमारे जो उर्दू शायरी है, वो ज़ाहिर बात है कि उसमें सबसे बड़ा नाम तो गालिब ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल सर। अलामा साहब खुद जब जा रहे थे, लंदन जा रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो रास्ते में दिल्ली में वो रुके और निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गए। वहाँ उन्होंने एक नज़म भी पढ़ी, वहाँ उनका एक कुतबा भी लिखा हुआ है कि यहाँ इस जगह पे खड़े होकर वो नज़म पढ़ी थी जी। और उसके बाद क्योंकि गालिब का मज़ार बिल्कुल ही उनके हाथे से बाहर ही है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की, तो फिर वहाँ गए और वहाँ सबको कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा। तो वहाँ फिर बहुत रोए गालिब के मज़ार पे, बहुत दुखी हुए, रोए और उठने से पहले गालिब की तुरबत को चूमा उन्होंने। सर आई गॉट द गूज़बम्प्स। तो जाहिर बात है उनकी जो एक नज़म जो गालिब पे उन्होंने लिखी है। जी। मेरे एक प्रोग्राम में जब एक प्रोग्राम था यहाँ गालिब के ऊपर, तो नसीरुद्दीन शाह भी आए हुए थे। जी, मेरे 2 प्रोग्राम्स में वो आए एज अ हाँ जी, गेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल देखे हैं तो वो। उस पे उन्होंने ये नज़म जो थी ट्रिब्यूट टू गालिब अल्लामा इकबाल की, पढ़ी उन्होंने। वो उन्होंने पढ़ी। बल्कि आज मैं पीछे देख रहा था कि दिवाली के दिन के ऊपर नसीरुद्दीन ने ये स्टेटस लगाया हुआ था और अल्लामा साहब की एक नज़म है राम पे, ठीक है, वो बड़े खूबसूरत अशार हैं राम के ऊपर, तो वो उन्होंने कोट किया हुआ था। तो उसने कहा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि आज की दिवाली के दिन मैं ये सर अल्लामा इकबाल की ये जो नज़म है इसके चंद अशार में लिखना चाहता हूँ। अच्छा सर, बहुत मज़ा आ रहा है जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। जनाब आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। आज 9 नवंबर इकबाल डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे बड़े मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं और चूँकि हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तो सर गुफ्तगू तो हमारे साथ साथ जारी है। थोड़ा सा चूँकि उन्होंने हमेशा इकबाल ने शाहीन के हवाले से बात की, नौजवानों के हवाले से बात की, तो अगर आज वो मौजूद होते हमारे साथ यहाँ पे ज़िंदा होते, तो जो आज का नौजवान है क्या उससे वो खुश होते? मेरा नहीं ख्याल ना वो उनसे खुश होते
और ना ही जो जिस किस्म का पाकिस्तान हमने पाकिस्तान को बना दिया उससे भी खुश दोनों से ना खुश नहीं ना होते। वो खुश होते ना कायद खुश होते। बिल्कुल ऐसे ही सर। बस हमने हर वो काम किया है कि जो उसके ऑपोजिट हो, जो हमें कायदे आज़म ने समझाया है कि ये ना करना, हमने वो चुन चुन के वही किया है। ठीक है। ऐसे ही है। और हमने इकबाल को और कायद को बस ठीक है एक साल में एक दफ़ा दो दफ़ा पेडेस्टल पे हम बैठा देते हैं, ऐसे ही है। सारे तकरीरें कर देते हैं, लेकिन वो असर वसर जो उसका जो है या उनकी जो असल जो सिर्फ उनकी बातों जो की हद विजन तक जो रह है, गया हो ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बात तो मतलब तो ये था कि उनका जो इकबाल का या कायद आज़म का जो विजन था उसको ये जो भी हुकूमत आती उसको आगे लेके आती या उस पर अमल करती, उस पर अमल पैरा करते, तो ये आज जो हो रहा है सब कुछ, ये शायद इतने बुरे हालात ना होते। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम शायद बेहतरी की तरफ, लेकिन बहरहाल उम्मीद जिस तरह अलामा फरमाते बिल्कुल हैं है। कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते कश्ते वीरां वीरा से, से, बिल्कुल। ज़रा नम हो तो ये ये मट्टी मट्टी बहुत बड़ी सरखेज़ रखे है से साकी। साकी। हो सकता है कहीं से नमी आ जाए और ये मट्टी जो है ये सर फिर अपने थोड़ा सा उसी नमी के हवाले से बताइएगा कि कैसे आएगी वो नमी, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? वैसे तो हर जगह जहाँ पे देखें हमें खला नज़र आ रहा होता है कि गैप फिल करने की ज़रूरत है, किन देखिए चीज़ों पे सबसे हमें। पहले तो हमें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी ये कहा कि जी। हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम में। नौजवान नस्ल जो है ना, इसकी हमें नेशन बिल्डिंग इनकी करनी होगी, इनको हमें सही तारीख़, सही अपना आइडेंटिटी पाकिस्तान, अभी तो किसी को पता ही नहीं, आप उससे पूछें पाकिस्तान क्यों, ये तो आप दवाएं दें मोदी को, कि हाँ जी। मोदी के आने के बाद हमें समझ आई कि वाकई अब लोग कहते हैं कि हाँ नहीं जी बिल्कुल ठीक हुआ है पाकिस्तान बना। हाँ। जिस तरह के मुसलमानों के जो हालात वहाँ हो सिचुएशन रहे थी, हैं और जो बिल्कुल। सिचुएशन हुई और ये सब कुछ हुआ, वरना तो हमारे कई नौजवान उठ के हमें कहते थे कि बनाने की ज़रूरत ही क्या थी पाकिस्तान। अब ये जो बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है इन्होंने वो वक्त तो नहीं काटा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। कि इन्होंने जब जॉइंट हिंदुस्तान पाकिस्तान जब था तो ये इन्होंने वक्त तो नहीं काटा। अगर उस वक्त ही जाके देखते कि अब जिस तरह के जो हमारे मुझे वालिद या बुज़ुर्ग बताया करते थे कि इनके बहुत सारे हिंदू दोस्त थे, जब ये उनके घरों में जाते थे तो वो उनके इनके बर्तन अलहदा होते थे, अच्छा। और हमारे घरों में बिल्कुल इस तरह नहीं बिल्कुल होता था ऐसे कि नहीं होता हिंदू है। आए, क्रिश्चियन आए, कोई भी आए तो खुले दिल के साथ हम तो खुले वेलकम दिल करते के हैं। बाद नहीं, हमारा मज़हब ही हमें ये मज़हब सिखाता बिल्कुल है। ऐसे ही। देखिए उनका मज़हब ये सिखाता है कि इस्लाम जो इंसान है वो बराबर नहीं है, हमारा मज़हब सिखाता है कि इंसान सब इंसान बराबर है। वो कहते हैं जी पहले पंडित होंगे, फिर फलाने होंगे, फिर फलां, और एंड में बेचारे जो हैं वो शूद्र होंगे, हाँ जी। जिनको जिनको अनटचेबल आप कहते हैं, को हाथ भी उनको लग जाए तो वो हाँ, एक अछूत हो जाता है एक या गलत। अछूत हो जाते हैं और एक हंगामा बर्पा हो जाता है। अभी भी वहाँ ये हालात है। बिल्कुल। तो नौजवानों से ख़ास तौर पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल, अल्लामा इकबाल दोनों की जो उम्मीदें थी वो नौजवानों से ही थी, और बार बार वो उनकी अपनी शायरी में और जो ख़ास तौर पे उनकी जो अपलिफ्टिंग जो शायरी है तो वो उसमें हमेशा वो ज़िक्र ही नौजवानों का करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, और मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। कमल। बिल्कुल। और फिर शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। कि शाहीन को क्यों इकबाल ने, कई लोग कहते हैं जो बड़ा जालिम जानवर होता है, अलामा साहब ने क्यों उसको एज अ सिंबल बनाया। सिंबल तो बनाया उसकी जी। सफ़ात होती हैं जो 5 उसकी सफ़ात हैं। पहली तो ये है कि वो ऊंची उड़ान, जिसको आप कह सकते हैं हाँ जी। लॉफ्टी आइडियल्स भी आप कह सकते हैं, हाँ जी। ऊंची परवाज़। नंबर 2 तेज़ निगाह, दूर से दूर तक अपने नजर। शिकार को देख लेता है। चौथा खिलवत पसंद, वो ज़्यादा नहीं मिक्सअप करता, जाए अकेला ही अकेले। बस वो रहना पसंद करता है। फिर अपना ठिकाना नहीं कभी बनाता, पहाड़ों पे, किसी क्लिफ पे, कभी कभी उधर कहीं बैठ पे। के उसका ये सारा ये सिस्टम होता है। और आखिरी उसमें सिर्फ है कि किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, खुद अपना शिकार अपना मार के शिकार खाता खुद है। करते हैं। तो ये सफ़ात जो थी अलामा चाहते थे कि हमारे नौजवानों में ये आए,
अच्छा सर, जैसे हम अभी यही बात करें कि जो नौजवान नस्ल है, पहले तो हमें नेशन बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, उसके अलावा जो सिलेबस के वाले से भी थोड़ी सी बात हुई एजुकेशन सिस्टम पे। तो सर थोड़ा सा जैसे आपने विरसा के थ्रू ये सारी चीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सर आप अगर एक फ़िल्म बना दें तो इकबाल पे, अच्छा आपने सोचा नहीं या वो हमें बना के दे नहीं दें, वो मैं आसान हो बिल्कुल जाए हमारे ये बच्चों के कुछ लिए? इसके ऊपर आप बस दुआ करें जी, कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है दे आर वेरी जी, कीन कि पाकिस्तान से मिलके तो एक अलामा के ऊपर एक फिल्म जो है वो बनाई जाए या ठीक है सर। फिल्म या कोई सीरियल वो आई थिंक कि अगर हम वहाँ से कोई डायरेक्टर क्योंकि ईरान की फिल्म ईरान से? इंडस्ट्री तो जी, बहुत बहुत अच्छी है, बड़ी सुपीरियर है और उन्होंने बहुत ही हमारी तरह थोड़ी सी कुछ सेटबैक भी हुए हैं इंडस्ट्री को, ऐसे इंडस्ट्री ही है। बंद भी हो गई, ये सारा कुछ रहा। तो ये चल रही है ये बात और अच्छा एक ये बात चल पाकिस्तानी रही है। पाकिस्तान के प्रोड्यूसर हैं, वो ये बात चला रहे हैं। हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट जो है उस पर भी काम कोई हो रहा है। तो लेट्स होप कि इंटरनेशनल लेवल की कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक फ़िल्म बनी थी द मैसेज हाँ जी, और वो मैसेज देखने के बाद हमने बहुत सी हिस्ट्री पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन मैसेज देखने के बाद हमें एक्चुअल इस्लाम की जो हिस्ट्री थी, जो विजुअल सामने आए, फिर तो उसके बाद। अब उसके बाद वो देखने को मिली। सर आपका ये हम बड़ा हम पे एहसान होगा अगर आप ये बना दें कि हमारे जो सिलेबस हैं जैसे उसमें चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए, उस तरह से नहीं की जा सकती। बहरहाल फॉर्म पे लेट्स सी एक्चुअली ये इट विल बी चीज़ें जो हेल्पफुल। हैं ये जब होनी होती हैं हाँ जी। ये हो जाती हैं और इकबाल पे अब कायदे आज़म पे फिल्म बनी थी, आई डिड नॉट डू जस्टिस टू कायदे आज़म, वो बिल्कुल बहुत ही आई एम सॉरी ऑफ जी, चले गए और उन्होंने वो जो एक जज्बात को उठाने वाली जो उसमें वो नहीं थी, अपलिफ्टिंग नहीं थी वो वो नहीं थी। कुछ पार्ट्स उसके अच्छे थे, कुछ उसके बिल्कुल और बहुत सारे इस तरह के हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो उन पर डालने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं डाले उसमें। और हालांकि बड़ी कोशिश की उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट जो थे वो भी वो लिए, लिए बिल्कुल लेकिन वो बात अनफॉर्चुनेटली नहीं बन नहीं सकी। बन, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इन द इंशाल्लाह। फ्यूचर इंशाल्लाह वी होपिंग कि हम इकबाल पे भी इंशाल्लाह कोई फिल्म कोई चीज़ देख रहे होंगे, ताकि हमारा जिस तरह से उस तरह से सिलेबस पे भी नहीं चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अगर हम कहते हैं कि अदब घर में नहीं आ रहा, तो जिस तरह से आपने एक अर्तुगरुल वाला वो एक देखिए मैं आपको बड़ी मैसेज सिंपल बात है, है। मैंने जी, जब जी। विरसा प्रोग्राम शुरू किया तो हाँ मुझे जी, नहीं पता था कि कौन सा एज ग्रुप इसको देख रहा है, हाँ कौन जी। नहीं देख रहा। कुछ 3 साल पहले मैंने अब एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, क्रिएट किया जी, और उसमें तमाम विरसा और बहुत और सी चीज़ें जो विरसा के साथ रिलेटेड नहीं थी जो मैंने की हुई, वो सब उसके अंदर डाली। और आप यकीन करें कि उसके जो एनालिटिक्स आते हैं मैं देखता हूँ 67% जो लोग हैं जो उसको देखते हैं उनकी एज ब्रैकेट इज यूथ फ्रॉम 17 to 34। 17 to 30। सो मेरा काम जो है मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल हो गया, अगर सर यूथ इतना एब्सोल्युटली देख रही डूइंग है इट, एब्सोल्युटली सो सर। दैट सर हम सब डेफिनेटली। तो आपको आइडियलाइज कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के मामले में, खासतौर पे जब से आपका ये प्रोग्राम विरसा नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दैट इज समथिंग जो हमें भी सिखा रहा है और हम चाह रहे हैं कि बस अब इसको कंटिन्यू रखें। जैसे आप फिल्म की भी बात करें, सो वी जस्ट होपिंग कि वो भी इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में हमें देखने को मिले तो। सर इकबाल की शायरी में हमें शाहीन का एक तो कॉन्सेप्ट मिलता है नौजवानों के लिए स्पेसिफिकली, अगर हम यंग वुमेन मेन की बात करें उनका मिलता है, तो अगर औरतों की बात की जाए, ख़वातीन की बात की जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज मिल रहा होता है इकबाल की शायरी से? नहीं, औरतों के लिए तो वही इकबाल का जो मैसेज है वही है कि जो हमारे मज़हब का मैसेज है। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब हम इस चीज़ को शायद इल्म नहीं है या हमें बताए, इस्लाम तो एक रेवोल्यूशन था कि इस्लाम कोई तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। बिल्कुल ऐसी है। इस्लाम फैला है एक एक मैसेज था, एक कि वो कि हर उस दौर में जिस दौर में औरतों को ज़िंदा दफना देते थे क्योंकि घर में लड़की पैदा हो गई, उस वक्त इस्लाम ने औरतों को इतने राइट्स दिए, ठीक है। यानी कि आप सोचें कि इस्लाम 7th सेंचुरी में बच्चों के राइट्स की बात कर रहा था। हाँ जी, औरतों को तलाक का हक दिया, औरतों को जायदाद में हिस्सा दिया, औरतों को हर चीज़ में औरतों को। और ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ पे इकबाल ने जो जो वो चाहते थे कि
यू नो कि आगे इस चीज़ को, मतलब इस्लाम ने तो एक गाइडलाइन दे दी, ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल ऐसे। उसको आगे भी तो हमने बढ़ाना था ना, वक्त के साथ साथ इज्तिहाद की जो इकबाल बात करते हैं, तो उसकी तरफ वो हमारे रिलीजियस जो हमारे उलमा हैं वो तो आते ही नहीं है उस तरफ, बिल्कुल। ठीक है। और वो और वो एक हकीकत थी कि आपको वक्त के साथ साथ कि इकबाल का ये कॉन्सेप्ट था कि किसी भी इस्लामी ममालिक में, मुल्क में अगर एक पार्लियामेंट होगी जो मुसलमानों की पार्लियामेंट होगी, वो जो भी कानून बनाएंगे वो इस्लाम के दायरे के अंदर ही होगा। देख के वो बनाएंगे, कानून, बिल्कुल। वो ऐसा कानून बना ही नहीं सकते जो कि इस्लाम के दायरे से बाहर हो। अब इस तरह तो आप देखें तो हज़रत उमर के ज़माने में अब बड़ा स्ट्रिक्ट है कि चोरी की सज़ा है हाथ काटना, लेकिन क्योंकि साथ ये भी तो है ना कि स्टेट प्रोवाइड करेगा, अगर आपको हर चीज़ स्टेट प्रोवाइड कर रही है, स्टेट आप प्रोवाइड फिर नहीं हाँ करिए। अब तो फिर आप चोरी करेंगे तो जाहिर बात है आपके हाथ। लेकिन अगर स्टेट उस ज़माने में काल पड़ गया था, स्टेट नहीं प्रोवाइड कर सकती थी, लोगों ने गले की चोरी शुरू कर दी और उन्होंने जो कुरानिक लॉ है ये हाथ काटने का, उसको सस्पेंड कर दिया। सो इसको ये इज्तिहाद है, यू नो। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इसकी तरफ हम नहीं आए और हम इस्लाम को पीछे लेके चले गए। अब क्या हो, हमने जो आम हमारा जो पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारा जो आम जो शहरी है, अब एक तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। आई थिंक ओवर 50% जो है लोग वो बिल्कुल जाहिल बिल्कुल है। ऐसे ही है। उनको जो मर्ज़ी आप बता दें, जो मर्ज़ी पढ़ा दें, उनको तो नहीं पता, यू नो। आप इस तरह की मैंने कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें सुनी हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, कि जो यू नो वो तालीम दी जा रही थी लाइल्मी। या जो चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, इस पे लोग इतराज़ भी करते हैं कि भी ये गलत है, ये इस्लाम नहीं है। अब इस्लाम के नाम पे ही हम अब एक दूसरे मुसलमान को मार देते हैं, हाँ जी। तो ये तो इस्लाम में तो नहीं है ना। सो बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी एक मैसेज था जिसमें यू नो हर इंसान को इक्वल राइट्स हमारे मज़हब ने दिए थे। हम उससे हट गए, मतलब कि इस्लाम सख्त बादशाहत के ख़िलाफ़, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो बादशाहत थी वो फिर वापस आ गई वापस आगे, बिल्कुल। इस्लाम में, ख़ास तौर पे वापस आई वो बादशाह। और वो मलूकियत जो है, वो जो मोनार्की जो है, उसी ने फिर आज भी आप देख लें जहाँ जहाँ बादशाह बैठे हुए हैं इस्लामी मुल्कों के अंदर, वहाँ मुसलमानों की हालत आप देख लें क्या है, कि क्या बिल्कुल है। ऐसे। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है या जमहूरियत, हालांकि इस्लाम में तो वाज़ेह जमहूरियत थी कि हर जो खलीफा था वो कंसेंसस से आता था, वो लोगों की जो जो राय थी, रजामंदी से, बिल्कुल। हाँ रजामंदी से, कि भाई जो जहाँ अक्सरियत जो कहती थी कि जी फ़लाँ को होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हमने फिर पीछे छोड़ दी। तो आज इसीलिए हमारा जो जो हम क्यों पीछे हैं सारी दुनिया से, सारी दुनिया आगे निकल गई। और जो जो हमसे सीख के जो हमारी जब एक वक़्त था कि जब मुसलमान सारी दुनिया पे छाए हुए थे, हाँ जी। उन्होंने उनकी वो यू नो हर इल्म के अंदर हम आ गए थे। सो हमने नॉलेज छोड़ दी है, हमने नॉलेज छोड़ दी है, basically। जब से हमने नॉलेज छोड़ी है उस वक़्त से हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ। जब से नॉलेज छोड़ी है तब से हम इस सिचुएशन में हैं। ऐसे थोड़ा सा हवेली के हवाले से बात करते हैं सर, इसकी थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री बताते चलें कि हवेली की कब हिस्ट्री से। बड़ी सिंपल है। जी। हवेली की जो हिस्ट्री है ये महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जी। जो कमांडर था लाहौर का, आप कह सकती हैं जो कोर कमांडर था, जो लाहौर की डिफेंस का इंचार्ज था, उसका घर भी था यहाँ। और इसी हवेली के अंदर तमाम असला, बारूद, तोपें, वो सब चीज़ें जो थी वो उसकी सुपरविज़न में। फिर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो ज़ाहिर बात है फिर ये होगी। हमें ये हवेली जो थी ये मिली थी को 1860 में। हमारी ओरिजिनल हवेली जो थी वहाँ अब वो पानी वाला तालाब है, यहाँ से वाटर रिजर्वायर जो हाँ जी। सारा सप्लाई करता है जी, नून जी। शहर को। उससे पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले कुएँ होते थे जहाँ से पानी निकलता था। ठीक है। तो वो क्योंकि सबसे हाईएस्ट स्पॉट था तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर कर लिया ठीक है। और उसके एवज़ हमें अच्छा। ये जगह दे दी। ठीक है। सो इट्स ठीक बीन हो विद गया। द फैमिली सिंस। That's the story of the हवेली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। It was really an honor for me to have you here today. Thank you so much for your time as well.
और ये जनाब, तो आज हमने आपकी मुलाकात जनाब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से कराई, और जैसे कि आपने भी गुफ्तगू सुनी, सारी की सारी गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया कि आज का जो शाहीन है वो उस तरह से क्यों नहीं पूरा उतर पा रहा, ये जिस तरह से इकबाल ने एक शाहीन देखा हुआ था, ये जिस तरह से कायदे आज़म ने एक सोचा हुआ था, उस तरह से क्यों नहीं, उसकी सारी वजूहात भी मेंशन की गई। और उसमें दोनों चीज़ों का अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ों का एलिमेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो हमें बेसिकली चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे इकबाल ने खुद ही का भी फ़लसफ़ा दिया, हम बातों की हद तक तो उसको रखते हैं, शाहीन का भी फ़लसफ़ा दिया, और बहुत सारे जैसे इकबाल के फ़लसफ़े हैं, उन सब की बात तो हम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। तो बात हमें इस हवाले से करनी चाहिए कि अब हम इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से करें। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जैसे अगर हमने बात की कि स्कूल्स के लेवल पे गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम इस तरह का करना चाहिए कि जहाँ पे हम इकबाल का सिलेबस हो गया, गालिब हो गया, जितनी भी अदब से रिलेवेंट चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, तभी इकबाल जो है वो घर घर तक पहुँचेगा, और गालिब और बाकी जितने भी शौरा हैं, हमारा जितना अदब है, हमारा कल्चर है, तभी घर तक पहुँचेगा। हमें अपना कल्चर और अदब संभालने की ज़रूरत है। हम चूँकि हम हमारे सामने ही है, हम सब इसे दूर हटते जा रहे हैं, दूर हटने की वजूहात भी हमारे सामने है, तो हम सबको मिलकर इस पे काम करना, होपफुली हम काम करेंगे तो, और जितना भी हमारा कल्चर है हम उसको सेफ कर सकेंगे। सो जनाब, ये था आज के प्रोग्राम, जो कि आपके लिए बड़ी स्पेशल एपिसोड हमने यहाँ पे आके रिकॉर्ड की हवेली बारूद खाना में। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।